माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए BSOG 176 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ, जिसका टाइटल है अर्थव्यवस्था और समाज। यानी कि अर्थव्यवस्था और समाज है क्या, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सेलेक्ट 5 ईयर के PIQ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों की सही से प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर होंगी कि आप लोग 100 में से 100 लिख के आओगे। तो यह वीडियो इग्लू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम के लिए खास करके बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। जब तक हम लोग क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझेंगे नहीं तो हमें समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंध पर चर्चा कीजिए। मतलब कि समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंध कैसा है, इस पर हमें चर्चा करना है, इसके बारे में जानना है। तो समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े, मतलब तीनों के आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और परस्पर प्रभाव डालते हैं। समाज मानव समूह और उनके आपसी संबंधों का संगठन, मतलब मानव के समूह, उसके आपसी संबंधों का वो एक समूह है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा और धर्म शामिल होते हैं। मतलब क्या क्या शामिल होते हैं, परिवार भी, शिक्षा भी, धर्म, ये सब समाज में ही शामिल होते हैं, ये समाज का ही अंग है। संस्कृति समाज की जीवन शैली, परंपरा, मूल्य, भाषा और विश्वास को बताएगी। संस्कृति क्या दर्शाती है, समाज में लोगों का जीवन शैली कैसा है, उनकी भाषा क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसके मूल्य क्या है, इसके बारे में वो दर्शाते हैं। वही अर्थव्यवस्था संसाधन के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया से संबंधित, मतलब कि उत्पादन के, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया से वो संबंधित होते हैं। तो संस्कृति का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लोगों की मान्यता और परंपरा यह निर्धारित करती है कि क्या उत्पादन करें और क्या उपभोग करें। उदाहरण के लिए त्योहार के समय वस्त्र, मिठाई और सजावटी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मतलब त्योहारों के समय वस्तु की, मिठाई की और घर वगैरह सजाने की, उसकी सामान की मांग बढ़ जाती है, जिससे आर्थिक गतिविधि तेज हो जाती है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी समाज और संस्कृति को प्रभावित करती है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या करती है, समाज और संस्कृति को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास से लोगों की जीवन स्तर सुधरता है। शिक्षा और तकनीक का विस्तार होता है, जिससे संस्कृति बदलाव आती है। मतलब क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार होएगा तो शिक्षा और तकनीकी का विस्तार होगा, जिससे संस्कृति में बदलाव आएगी। समाज इन दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है। समाज क्या होता है, एक सेतु, एक ढांचे का कार्य करता है समाज। सामाजिक संस्थाएं आर्थिक गतिविधियों को दिशा देती है और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखती है। तो हम कह सकते हैं कि समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। इसके बीच संतुलन और समन्वय से ही समाज का समग्र और सतत विकास संभव है। मतलब ये लोग के बीच ना आपस में संबंध रहेगा, संतुलन बना रहेगा, तो ही समाज का समग्र और एक सतत विकास संभव हो सकता है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तात्विकवाद क्या है, व्याख्या में कि तात्विकवाद होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो आइए जानते हैं। तो तात्विकवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। क्या एक दार्शनिक विचार है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति या विचार एक मूल्य तत्व होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति हो या वस्तु हो या उनके विचार हो, सब क्या है, एक मूल्य तत्व है, जो उसकी वास्तविक पहचान और प्रकृति को निर्धारित करती है। यह मान्यता रखा गया है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके मूल्य, गुण और अस्थायी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। मतलब किसी भी चीज़ को हमें जानने के लिए उसकी मूल्य, उसकी प्रकृति, उसकी गुण, उसकी अस्थायी विशेषता क्या है, इस सब के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। तो तात्विकवाद के अनुसार संसार में कुछ सत्य और कुछ मूल्य अस्थायी और अपरिवर्तनीय होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तात्विकवाद का विशेष महत्व, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इसके बहुत अधिक महत्व है। यह शिक्षा को ज्ञान, अनुशासन,
और मूलभूत विषयों जैसे कि भाषा, गणित, विज्ञान के अध्ययन पर केंद्रित करती है, अनुशासन और मूलभूत विषयों पे। तो यह इस विचारधारा के अनुसार विद्यार्थियों को पारंपरिक ज्ञान, नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना आवश्यक है ताकि वो समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके। क्या बन सके? समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ताकतिकवाद में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्या थी? ताकतिकवाद में शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। शिक्षा के ज्ञान का मुख्य स्रोत होता था, विद्यार्थियों को अनुशासन और सही दिशा प्रदान करता था। यह विचारधारा रचनात्मक से अधिक मूलभूत ज्ञान और अस्थायी मूल्यों पर बल देती, मतलब कि रचनात्मक से अधिक मूलभूत ज्ञान और एक अस्थायी मूल्यों को अधिक बल देती थी। तो हम कह सकते हैं कि तात्विकवाद का यह मानना है कि ये हर वस्तु का अस्थायी तत्व होता है, मतलब हर वस्तु क्या होता है? एक अस्थायी तत्व होता है। इसलिए शिक्षा और जीवन में मूलभूत ज्ञान, अनुशासन और अस्थायी मूल्यों को अपनाना ही व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक, मतलब ये सबको अपनाने से समाज का विकास होगा। और 3rd नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक व्यवहार में तर्क संगतता के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आर्थिक के व्यवहार में तर्क संगतता का क्या पहलू था, इसके बारे में हमें चर्चा करना है, तो जानना है। तो आर्थिक व्यवहार में तर्क संगतता का अर्थ है कि ये व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करे कि उसे अधिकतम लाभ और संतुष्टि प्राप्त, मतलब कि अपने कुछ सीमित संसाधन उसको इस प्रकार उसका प्रयोग करना है कि अधिकतम लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और एक संतुष्टि प्राप्त हो उससे। इसके कुछ प्रमुख पहलू हैं, इसके बारे में जानना है। तो लक्ष्य उन्मुख निर्णय, मतलब कि लक्ष्य को उन्मुख लेने का एक निर्णय लेना है। तो व्यक्ति अपने हित और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्णय, मतलब व्यक्ति का हित क्या है, उसको फायदा हो रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सबको जान के अपने ध्यान में रख के इसका निर्णय लेते हैं। यही है लक्ष्य उन्मुख निर्णय। अधिकतम लाभ या संतुष्टि, तो उपभोक्ता अधिकतम उपयोगिता तथा उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्या करता है? अधिक से अधिक उपभोक्ता अधिकतम उपयोगी तथा उत्पादक अधिकतम लाभ को प्राप्त करने का वो कोशिश करते हैं, उसके प्रयास करते हैं। यही है अधिकतम लाभ और संतुष्टि। और तीसरा है सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग, कुछ सीमित उसको कुशल रूप से, अच्छे रूप से उसका उपयोग करना था। संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उसका उचित और संतुलित उपयोग आवश्यक, मतलब कि संसाधन सीमित होते हैं, उसका उचित उपयोग करना, उसका उपयोग है तो ही उपयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यही है सीमित संसाधन और कुशल उपयोग। विकल्पों का चुनाव, तो व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में तुलना करके सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं, मतलब कि अधिक से अधिक संसाधन को उसका चुनाव करना है। ठीक है, एक विभिन्न से भिन्न विकल्पों को तुलना करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो ज़्यादा अच्छा रहता है उसी का वो चुनाव करते हैं। ये है। और लागत लाभ विश्लेषण, तो निर्णय लेते समय व्यक्ति लागत और संभावित लाभ का आकलन करता है, मतलब कि क्या इतना लागत हो रहा है, उससे लाभ क्या है, ये सब का आकलन वो करते हैं। तो पूर्ण जानकारी का उपयोग, पूर्ण जानकारी में तर्क संगत व्यवहार के लिए व्यक्ति उपलब्ध जानकारी का सही उपयोग करते हैं, मतलब कि व्यवहार के लिए सही जानकारी का वो भविष्य की योजना, व्यक्ति भविष्य के लाभ और जोखिम को ध्यान में रखकर, मतलब कि भविष्य के क्या लाभ होंगे, क्या क्या जोखिम होंगे, वो सबको अपने ध्यान में रख के ही वो किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं। हालांकि वास्तविक जीवन में पूर्ण तर्कसंगतता संभव नहीं होती है, क्योंकि जानकारी की कमी भावनाओं और सामाजिक प्रभाव भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, मतलब कि सामाजिक प्रभाव, भावनाएं, जानकारी की कमी, ये सभी प्रभावित करती है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवहार में तर्कसंगत व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। कठिन व्यवहार में यह सीमित होती है, क्या होती है, लेकिन क्या होती है, व्यवहार में यह सीमित होती है, इसलिए व्यवहारिक तर्कसंगतता अपनाना ही अधिक उपयुक्त होता है। ये क्या होता है, अधिक ज़्यादा उपयुक्त, ज़्यादा फायदेमंद होता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, शिकार और समाज को इकट्ठा करने के लिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तरीके का परीक्षण करें, यानी कि शिकार और समाज को जो इकट्ठा करने के लिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तरीके कौन है, उसके बारे में हमें जानना है, उसके परीक्षण करने हैं। तो शिकार और
संग्रहण शिकार एवं संग्रहण मानव समाज के सबसे प्राचीन आर्थिक व्यवस्था मानी जाती है। क्या सबसे प्राचीन ही सबसे पहले आए थे, इन्हें ही माना जाता है। इसमें लोग अपने आजीवन निर्वाह के लिए जंगल से फूल, कंदमूल, बीज आदि इकट्ठा करते हैं और जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। यह अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर, यानी कि ये एक नेचुरल है, एक प्राकृतिक पे ही ये निर्भर है। इस प्रणाली में मुख्यतः जीविका आधारित अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, न कि व्यापार या लाभ के, मतलब अपना ही खुद का पूर्ति के लिए होता है, किसी भी व्यापार बिजनेस के लिए ये नहीं होता है। इसमें निजी संपत्ति का अभाव है, इसमें अपना कोई संपत्ति नहीं होता, इसका अभाव होता है और संसाधनों का सामूहिक उपयोग किया जाता है। श्रम का विभाजन सरल होता है। पुरुष शिकार करते हैं जबकि महिला संग्रहण का कार्य करती है। क्या होता है, पुरुष जो जाते हैं जंगलों में जाके वो शिकार करते हैं और महिला संग्रहण का वो कार्य करती है। इस अर्थव्यवस्था में तकनीक अत्यंत सरल होती है, मतलब कि इसका इस अर्थव्यवस्था क्या होता है, तकनीक जो अत्यंत ये सरल होती है। जैसे पत्थर से औजार, भाले आदि, मतलब ये क्या होता है, पत्थर से औजार बनाते हैं, भाले बनाते हैं। लोगों का जीवन घुमंतू होता है। क्या होता है, लोगों का जीवन घुमंतू होता है कि वो ना एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, घुमंतू होता है। जैसे आज यहाँ शिकार के लिए गए हैं, नहीं मिला तो वो इस जगह छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, है तो इसको ही घुमंतू कहते हैं, क्योंकि वे भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, मतलब घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। सामाजिक असमानता कम होती है और समुदाय में समानताएं की भावना होती है, मतलब सामाजिक असमानता जो कम होती है और समूह में समानता की अधिक भावना होती है। तो हालांकि इस अर्थव्यवस्था में की सीमाएं भी होती है, इसकी कुछ सीमाएं होती है। उत्पादन कम होता है, प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर अधिक होती है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं पर ही ज़्यादातर निर्भर होती है और अस्थायी विकास की संभावना कम होती है, मतलब अस्थायी विकास की एक संभावना, एक ही जगह वो रह के विकास करे इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि शिकार और संग्रहण आधारित अर्थव्यवस्था मानव सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण है जो सरल, सामुदायिक और प्राकृतिक आधारित है, लेकिन आधुनिक आर्थिक विकास के लिए अपर्याप्त नहीं है। मतलब अभी के जो आधुनिक आर्थिक विकास है उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। पशुचारण के रूपों का विज्ञान, पशुचारण के कौन कौन से रूप हैं इसके बारे में हमें जानना है। तो पशुचारण वह आर्थिक गतिविधि है जिसमें लोग पशुओं का पालन पोषण पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि पशु के पालन पोषण पर वो निर्भर होते हैं। इसके कुछ मुख्य रूप निम्नलिखित है। तो पहला जानते हैं घुमंतू पशुचारण। तो घुमंतू पशुचारण में क्या होता है, इसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घूमते रहते हैं, वो अस्थायी रूप से कहीं नहीं बसते, मतलब कि एक जगह वो नहीं बसते, अपने पशुओं को लेके कहीं ना कभी ये गांव से वो गांव वो घूमते रहते हैं। ये शुक्ल और अर्ध शुक्ल क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब कि ये शुक्ल और अर्ध शुक्ल क्षेत्रों में ऐसा घुमंतू पशुचारण पाया जाता है। एक होता है अर्ध घुमंतू पशुचारण, इसमें लोग कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं, फिर मौसम या चारागाह की उपलब्धि के अनुसार स्थान बदल, मतलब कि वो अभी जैसे यहाँ पे मौसम ठीक है, यहाँ पे चारा मिल रहा है तो यहीं पे रहेंगे, जब यहाँ का चारा ख़त्म हो जाएगा तब वो कहीं और पे जाएंगे। यह घुमंतू अस्थायी जीवन का मिश्रण है, मतलब ये अस्थायी जीवन भी है और घूमते भी हैं, दोनों का ये मिश्रण है। स्थानांतरीय पशुचालन, स्थानांतरीय पशुचालन में क्या है, इसमें पशु मौसम के अनुसार निश्चित मार्ग पर आवागमन करते हैं, मतलब कि एक निश्चित समय में निश्चित मार्ग पर वो आवागमन करते हैं। जैसे गर्मियों में पहाड़ियों पर और सर्दियों में मैदान पर जाते हैं, मतलब कि गर्मी पड़ता है तो वो पहाड़ पे जाते हैं और सर्दी पड़ता है तो वो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। यह एक व्यवस्थित और नियमित प्रक्रिया, ये क्या है, एक व्यवस्थित और एक नियमित प्रक्रिया है।
है। यह व्यावसायिक पशुचालन 4 नंबर क्या है, व्यावसायिक पशुचालन। इसमें पशुपालन का उद्देश्य बाजार में बेचकर लाभ कमाना होता है। आधुनिक तकनीकों और बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। मतलब अभी के तकनीकों में बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक पशुओं का पालन किया जाता है बाजारों में से बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से। और 5वां नंबर है अस्थायी पशुचालन। इसमें पशुपालक एक ही स्थान पर रहकर पशुओं का पालन करते हैं और अस्थायी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे वो पशुओं को व्यवस्थित उसको रखते हैं और वहीं पर व्यतीत अपने जीवन को करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पशुचारण के विभिन्न रूप पर्यावरण, जलवायु और संसाधन के अनुसार विकसित हुए हैं। ये मानव जीवन के महत्वपूर्ण आर्थिक आधार हैं और आज भी कई क्षेत्रों में आजीविका का उद्देश्य का प्रमुख साधन, मतलब कि आज भी आजीविका का प्रमुख साधन पशुपालन है, कृषि है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कृषक अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन। कृषक की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो कृषक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं और उत्पादन मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, मतलब कि इसमें उत्पादन खुद के जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है और कृषि पर ही यह निर्भर होते हैं। तो जीविका आधारित उत्पादन मुख्यतः परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है, न कि अधिक लाभ कमाने। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन अपने परिवार की ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए होता है, कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होता है। छोटे भूमि जोत, मतलब किसानों के पास सामान्यतः छोटी छोटी भूमि होती है। परिवार आधारित श्रम क्या है, तो कृषि कार्य में परिवार के सदस्य ही श्रम करते हैं, मतलब कि कृषि के कार्य में जो है ना परिवार के सदस्य ही उसमें कार्य करते हैं। परंपरागत तकनीक का उपयोग, तो आधुनिक मशीनों की अपेक्षा पारंपरिक औजारों का अधिक जो आधुनिक मशीन है उसका उपयोग नहीं, पारंपरिक जो औजार होते थे उसका उपयोग होता है। और 5 नंबर है प्राकृतिक पर निर्भर, कि प्राकृतिक वर्षा के लिए जलवायु और मिट्टी पर अत्यधिक निर्भर होते थे। सीमित पूंजी और संसाधन, निवेश की कमी के कारण उत्पादन क्षमता सीमित होती, मतलब ये सीमित होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। अतिरिक्त उत्पादन का अभाव, बाजार में बेचने के लिए अधिशेष उत्पादन कम होते, मतलब बाजार में बेचने के लिए इसके उत्पादन बहुत ही कम होते थे, परिवार में ही ज़्यादा लग जाते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, तो कृषि कार्य पर परंपराएं और सामाजिक संरचना का अभाव रहता था। तो कृषक अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम होती थी, जोखिम अधिक होती थी, जैसे सूखा और बाढ़ प्रभाव, मतलब इसमें उत्पादन बहुत कम था और जोखिम अधिक से अधिक होती थी। तो हम कह सकते हैं कि कृषक अर्थव्यवस्था सरल और पारंपरिक होती है, जो मुख्यतः जीवन निर्वाह पर आधारित है। इसके विकास के लिए आधुनिक तकनीक के सिंचाई और संसाधन की आवश्यकताएं होती है, जिससे किसान का आय और उत्पादन बढ़ सके। इससे क्या होता है, किसान का आय और उत्पादन बढ़ सके। और 7 नंबर क्वेश्चन है समाजवाद की पूर्व अपेक्षाओं की विवेचना। समाजवाद की पूर्व अपेक्षा क्या है, क्या इसके बारे में हमें जानना है। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संसाधन का समान वितरण और सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ आवश्यक पूर्वापेक्षाएं होती है। तो पहला है सामाजिक समानता की भावना, यानी कि सामाजिक समानता की क्या क्या भावना है ये जानते हैं। तो समाज में वर्ग भेद, जाति भेद और समानताओं को कम करने की सोच होनी चाहिए। दूसरा है आर्थिक असमानता पर नियंत्रण, धन और संसाधन का अत्यधिक केंद्रीकरण न होकर बल्कि उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। और तीसरा है सशक्त और उत्तरदायी राज्य, तो सरकार को संसाधन के प्रबंधन और कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता, लोगों में अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। लोगों को क्या होना चाहिए, अपने जो अधिकार और कर्तव्यों के प्रति लोगों को, जब वो शिक्षित होंगे तो उन्हें अपने अधिकारों भी पता होंगे, उनके क्या क्या से कर्तव्य होंगे वो भी उसके पता होंगे।
5 नंबर है सहयोग और सामूहिकता की भावना। समाज के लोगों में सहयोग, सह अस्तित्व और सामूहिक हित को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति, मतलब समाज के लोगों के आपस में वो सहयोग करने की में प्रवृत्ति होनी चाहिए। और 6 नंबर है उद्देश्य और संसाधन पर सामाजिक नियंत्रण। तो प्रमुख उत्पादन संसाधनों पर निजी स्वामित्व के बजाय सामूहिक और सरकारी नियंत्रण, मतलब कि उनके जो प्रमुख उत्पादन के साधन हैं ना उसमें निजी स्वामित्व ना होगा, समूह में हो, सरकार का नियंत्रण हो उस पर। नैतिक मूल्यों का विकास, तो ईमानदारी, समानताएं और न्याय जैसे मूल्यों को महत्व दिए जाए। 8 नंबर है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित हो। तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए केवल आर्थिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक बदलाव भी आवश्यक है। इन पूर्वावस्थाओं के बिना समाजवाद का सफल क्रियान्वयन संभव नहीं है, मतलब इसके बिना सफल क्रियान्वयन उसका नहीं हो सकता। और 8 नंबर क्वेश्चन है विकास के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम का वर्णन। विकास के कौन कौन से सामाजिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, इसके बारे में हमें जानना है। तो विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास क्या है, केवल आर्थिक वृद्धि तक ही वो सीमित नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी शामिल है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित, इसके जो प्रमुख आयाम है ना निम्नलिखित है, कई आयाम है तो इसमें से कुछ आयाम ले रहे हैं। तो सामाजिक असमानता, तो विकास का उद्देश्य समाज में जाति, वर्ग, लिंग आधारित असमानताओं को कम करना है। शिक्षा का प्रचार, तो शिक्षा सामाजिक जागरूकता, कौशल विकास और आधुनिक सोच को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में क्या आएंगे, तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन स्तर का विकास के महत्वपूर्ण संज्ञा। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने में समान अवसर मिलना चाहिए, मतलब कि महिलाओं को भी समान अवसर मिलना, जितने पुरुषों को मिल रहे हैं उतने महिलाओं को। सांस्कृतिक संरक्षण, तो विकास के साथ साथ पारंपरिक सांस्कृतिक भाषा विरासत का संरक्षण भी जरूरी है। और 6 नंबर है सामाजिक परिवर्तन, तो आधुनिकता, नागरिकरण और तकनीकी विकास से सामाजिक संरक्षण में परिवर्तन आता है। मूल्यों में परिवर्तन, विकास के साथ लोगों के विचार, जीवन शैली और मूल्यों में बदलाव आता है। विकास होगा तो ये सब में बदलाएगा। समावेशी विकास, तो समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों को विकास में शामिल करना आवश्यक है, मतलब विकास में लोगों को शामिल करना चाहिए, चाहे वो उच्च वर्ग के हो या नीच वर्ग के हो, लेकिन सबको करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि विकास का अर्थ तभी संभव होता है जब वह सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संतुलन और मानव कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति भी समग्र विकास के लिए आवश्यक है। क्या मतलब केवल वृद्धि हो जाने से समग्र विकास नहीं होगा, जब तक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक वृद्धि का भी होना आवश्यक है। उपहार विनिमय की अवधारणा को उदाहरण सहित आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब कि उपहार विनिमय क्या है, उसकी क्या अवधारणा है, इसके बारे में हमें जानना है। तो उपहार विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें लोग वस्तुओं या सेवाओं, वस्तु हो या कोई सेवा हो, का आदान प्रदान बिना तत्काल प्रतिफल के, मतलब कोई भी तत्काल प्रतिफल ना हो के बिना भी अपेक्षाएं करते हैं, परंतु इसके पीछे सामाजिक संबंध, प्रतिष्ठा और पारस्परिकता की भावना निहित होती है, कि आपस में संबंध की पारस्परिकता की भावना उसमें निहित होती है। यह अवधारणा विशेष रूप से मानव शास्त्र में महत्वपूर्ण है, मतलब मानव शास्त्र में यह अवधारणा न बहुत उपहार विनिमय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मानव शास्त्रीय कौन, मार्शल मार्श ने अपनी प्रसिद्ध कृति, उनकी एक प्रसिद्ध कृति है द गिफ्ट, कौन सी, द गिफ्ट में बताया है कि उपहार देना केवल आर्थिक क्रिया नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व, मतलब कि उपहार को देना एक सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व भी है। इसके 3 मुख्य तत्व हैं, कौन से, देना, स्वीकार करना और बदले में लौटाना। जो आप किसी को गिफ्ट दो, ठीक है, वो उसे स्वीकार करे और बदले में भी वो भी आपको कुछ दे।
तो इसके उदाहरण क्या होंगे? तो प्रशांत महासागर, कहाँ के? प्रशांत महासागर के ट्रोब्लियट द्वीपों में कूला विनिमय एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जहाँ लोग मूल्यवान वस्तुओं जैसे कि हार या कंगन, सोने के, नॉर्मल नहीं, का आदान प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक लाभ नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंध को मजबूत करना है। इसकी कुछ आलोचना है। कौन कौन सी आलोचना है? पहला आलोचना, यह केवल निस्वार्थ नहीं होता है, यह केवल निस्वार्थ नहीं होता बल्कि सामाजिक दबाव और प्रतिष्ठा जुड़ा होता है। दूसरा है, इसमें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं दिखता, मतलब इसमें प्रत्यक्ष कोई आर्थिक लाभ नहीं, फिर भी यह सामाजिक पूंजी को बढ़ाता है, मतलब ये सामाजिक पूंजी को ना बढ़ाता है। और तीसरा है कि आधुनिक समाज में यह परंपरा कमज़ोर हुई है, मतलब अब के समाज में यह परंपरा कमज़ोर है बल्कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हावी है। चौथा है, कभी कभी यह असमानताओं को भी बढ़ा सकता है। ये कैसे बढ़ा सकता है? क्योंकि अधिक उपहार देने वाला व्यक्ति अधिक आपको उपहार देगा, वो अधिक प्रतिष्ठावान बन जाएगा, उसका वो न सबको उसी का ही गुणगान गाएगा। तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि उपहार विनिमय केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। तो हालांकि इसमें निहित सामाजिक दबाव और असमानताओं के पहलुओं को नज़रअंदाज हमने, मतलब कि इसमें जो असमानता है ना उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन है, पारस्परिकता के विभिन्न रूपों पर चयन, पारस्परिकता के कौन कौन से रूप हैं इस पर चलना है। तो पारस्परिकता वह सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें लोग वस्तु, सेवाओं या उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। यह संबंध विश्वास और सहयोग पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? ये आपस के संबंध पे, सहयोग पे और विश्वास पे, एक दूसरे के विश्वास पे ये निर्भर होते हैं। इसके कुछ प्रमुख रूप में निम्नलिखित है। इसके प्रमुख रूप निम्नलिखित। पहला है सामान्य पारस्परिकता। तो इसमें बिना तत्काल प्रतिफल की अपेक्षा के आदान प्रदान होते हैं। यह परिवार और निकट संबंध में पाया जाता है, जैसे माता पिता के द्वारा पुत्र का देखभाल करना, मतलब पुत्र का देखभाल करना, ये सामान्य पारस्परिकता है। दूसरा है संतुलित पारस्परिकता। तो इसमें वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान सामान्य मूल्य पर और निश्चित समय में किया जाता है। एक सामान्य मूल्य और निश्चित समय में, जैसे उपहार देने वाला बदले में उससे उपहार प्राप्त करें, मतलब कि जिसको आप उपहार दे रहे हैं बदले में उपहार वो आपको दे, उपहार प्राप्त करना। नकारात्मक पारस्परिकता। तो नकारात्मक पारस्परिकता क्या है? इसमें व्यक्ति अधिक लाभ पाने की कोशिश करता है, कभी कभी दूसरे के नुकसान पर भी, जैसे मोल भाव, आपको समझ अधिक मोल भाव कर लेंगे तो उसे नुकसान होगा। नकारात्मक पारस्परिकता ऐसे बढ़ेगी, धोखेधारी से बढ़ेगी। चौथा है सामाजिक पारस्परिकता। तो यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जैसे त्यौहार और समारोह पर गिफ्ट देना। आर्थिक पारस्परिकता, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्या मतलब उसमें क्या होता है? आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पारस्परिकता के विभिन्न रूप समाज में सहयोग, विश्वास और संबंध को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का भी आधार है। मूल्य के कार्यों की व्याख्या, मूल्य के कौन कौन से कार्य हैं इसकी व्याख्या करना है। तो मुद्रा, जिसको हम कहते हैं मनी, वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है क्रियान्वयन के माध्यम। तो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सरल बनाती है। क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को ये सरल बनाती है, जिससे क्या होती है? वस्तु का विनिमय की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। पहले क्या था? एक वस्तु, मतलब आपको कोई वस्तु चाहिए, ठीक है, अगर आपको वो वस्तु किसको देना है, जिसको ज़रूरत है वो वस्तु का, उसी को आप दे सकते हैं अपना वस्तु, उसके बदले में आपको जो ज़रूरत है वही वस्तु ले सकते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था थी। दूसरा है मूल्य का मापक। तो मूल्य का मापक क्या है? मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं
के मूल्यों को मापने का एक सामान्य मानक प्रदान करती है, जिससे कीमत तय करना आसान होता है। जिससे क्या हो जाता है, मूल्य का कीमत को तय करना का। मुद्रा का भंडारण, मुद्रा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। लोग अपनी आय को बचाकर बाद में उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा आने से क्या हो, आप ना अपने आय को सुरक्षित रख सकते हैं, भविष्य के लिए बाद में उसको उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है भुगतान का मानक। भुगतान का मानक क्या है, मुद्रा के माध्यम से भविष्य में होने वाले भुगतान जैसे उधार और ऋण को आसानी से तय या पूरा किया जा सकता है। मूल्य का स्थानांतरण, तो मुद्रा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन आसानी से स्थानांतरण किया जा सकता है, मतलब धन का आसानी से स्थानांतरण हम कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधि का बढ़ना, तो मूल्य के द्वारा व्यापार, निषेध और उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। इससे क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था का ना विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधारशिला है। इसके बिना, किसके बिना, मुद्रा के बिना व्यापार और आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप से नहीं चल सकती, इसलिए यह आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न कृषक आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारत में जो विभिन्न कृषकों पर आंदोलन हुए हैं उस पर हमें चर्चा करना है। तो भारत में कृषकों का इतिहास काफ़ी पुराना है, जो किसान शोषण, कर की अधिकता और अन्याय नीतियों के विरोध हुए थे। ये आंदोलन क्या थे, ये सबके विरोध हुए थे। इसके प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित हैं। तो पहला है चंपारण आंदोलन। ये कब हुए थे, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी, जो भारत के राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाते हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसमें किसानों को नील की जबरन खेती से मुक्ति दिलाई थी। मतलब पहले अंग्रेजों के द्वारा किसानों से नील की खेती कराई जाती थी, तो ये आंदोलन उन्हें नील की खेती से मुक्ति दिलाई थी। और दूसरा है खेड़ा आंदोलन। ये कब हुए थे, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह, इसमें फसल खराब होने के बावजूद कर वसूली के खिलाफ आंदोलन, किसानों के फसल खराब हो जाने के बावजूद किसान से कर लिए जाते थे, इसके खिलाफ में ये आंदोलन हुआ था। तीसरा है बारदोई आंदोलन। ये कब था, 1928 में। बारदोई आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इसमें कर वृद्धि पर विरोध किया, कर अधिक लिया जाता, कर में वृद्धि किए जाते थे, इसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाए थे। चौथा है तेभागा आंदोलन। ये 1946 में हुए थे। कब हुए थे तेभागा आंदोलन, 1946 में। तेभागा आंदोलन, इसमें बारदारों ने फसल का बड़ा हिस्सा 3/3 मांगने के लिए संघर्ष किया। किसानों से ना अधिक से अधिक फसल मांग रहे थे। और 5 नंबर है तेलंगाना आंदोलन। ये कब हुआ था, 1946 से 91 में हुआ था। तेलंगाना विद्रोह, जिसमें जमींदारों और सामंती शोषण के खिलाफ संघर्ष हुआ। नक्सलवादी आंदोलन 1967 में हुआ। नक्सलवादी आंदोलन जो भूमि सुधार और किसान अधिकारों के लिए, ये क्या था, किसानों के अधिकार के लिए ये आंदोलन हुए थे। भारतीय किसान आंदोलन, ये कब हुए थे, 2020 से 21 के हाल ही के कुछ वर्ष में ये आंदोलन हुए। ये भारतीय किसान आंदोलन जिसमें नए किसान कानूनों के विरोध, मतलब नए जो कानून बने थे उसके विरोध में देश भर के किसानों ने प्रदर्शन किया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत के किसान आंदोलनों ने अधिकारों की रक्षा, शोषण और विरोध और नीतिगत सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों ने केवल कृषक व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक राजनीतिक में परिवर्तन किया। मतलब केवल तो किसान की व्यवस्था, कृषक व्यवस्था को ही नहीं प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सब में परिवर्तन आया है। इनके यहाँ चरवाहों के मुख्य समस्याओं के, हम चरवाहा के क्या कैसे समस्या होते हैं इसके बारे में जानना है। तो चरवाहा की मुख्य समस्या क्या क्या है, तो चरवाहा या पशुपालक समुदाय में अपनी आजीविका के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं, लेकिन उनकी कई कठिनाइयों का उन्हें क्या होता है, कई सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो पहला है चरवाहों की कमी। तो बढ़ती जनसंख्या, कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण प्राकृतिक चरवाहा घटते जा रहे हैं, मतलब प्राकृतिक चरवाहा है जो घट रहे हैं। जल की समस्या, सूखा और जल स्रोतों की कमी पशुओं के पालन को प्रभावित करती है। जल की कमी से भी पशुओं पर। जलवायु परिवर्तन,
अनियमित वर्षा, सूखा और मौसम में बदलाव से पशुपालन अस्थिरता होते जा रहा है। सरकारी नीतियों या प्रतिबंध, जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश पर लोग से उनके पारंपरिक मार्ग बाधित होते हैं। मतलब कि सरकार जो रोक करती है जंगलों में जाने से, तो उनके मार्ग बाधित हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, तो पशुओं के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाजार तक पहुंच की सीमित, दूध, ऊन आदि उपलब्ध को उचित मूल्य पर बेचने में उसके उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं दूधों के, ऊन के। शिक्षक और जागरूकता के अभाव, आधुनिक तकनीकों और योजनाओं की जानकारी तक सीमित है। सामाजिक अपेक्षा, कई बार चाराहार समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं, मतलब कई बार ना वो पिछड़ जाते हैं। तो चारावाड़ की समस्या मुख्यतः संसाधन की कमी, नीतिगत बाधाओं और प्राकृतिक व्यवस्थित परिस्थितियों से जुड़ी है। इनके समाधान के लिए बेहतर नीतियाँ, सुविधा, जागरूकता आवश्यक है ताकि इनकी आजीविका सुरक्षित हो सके। चौथा नंबर क्वेश्चन है उत्पादन के घरेलू तरीके पर चाहिए। उत्पादन के घरेलू तरीके कौन कौन, इसके बारे में हमें जानना है। तो उत्पादन के घरेलू तरीके वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन मुख्यतः परिवार या घरेलू इकाई के भीतर ही किया जाता है। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर श्रम करते हैं और उत्पादन का उद्देश्य बाजार में लाभ कमाना नहीं बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। इसका उद्देश्य अपनी पूर्ति के लिए ही इसका उद्देश्य होता है। तो यह इस व्यवस्था में भूमि, श्रम, उपकरण जैसे संसाधन परिवार के नियंत्रण में होता है। श्रम का विभाजन होता है लिंग, आयु के आधार पर होता है। जैसे पुरुष खेती या बाहरी का कार्य करते हैं जबकि महिला घरेलू कार्य सहायक उत्पादन कार्यों में भाग लेती है। घरेलू उत्पादन प्रणाली में तकनीक साधारण और पारंपरिक होती है, मतलब ये साधारण भी हो जाते हैं और पारंपरिक भी हो सकते हैं। इसमें उत्पादन का स्तर सीमित होता है और अधिशेष कम या नहीं के बराबर होता है। यह प्रणाली आत्मनिर्भर पर आधारित है, खुद पर ही निर्भर होती है। यह प्रणाली, यह व्यवस्था विशेष रूप से जनजातीय और कृषि समाजों में देखने को मिलता है जहां सामाजिक संबंध, पारिवारिक सहयोग, आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ों को ये प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन का घरेलू तरीका सरल, पारंपरिक और आत्मनिर्भर व्यवस्था है जो परिवार केंद्रित होती है। हालांकि इसमें उत्पादन सीमित होता है, इसमें क्या होता है, उत्पादन सीमित होता है, फिर भी यह सामाजिक एकता और पारस्परिकता सहयोग को मजबूत बनाता है। और 15 नंबर क्वेश्चन है समाजवाद के विभिन्न स्वरूपों की समाजवाद के कौन कौन से स्वरूप है इसके बारे में हमें जानना है। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक सामाजिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य क्या है, समानता, सामाजिक न्याय, संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है। ये सबको न्यायपूर्ण उसका वितरण होना चाहिए, ये समाजवाद सुनिश्चित करता है। इसके प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाज में क्या आएंगे, इसमें समाजवाद को लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है। राज्य कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से ये समानता लाता है जबकि निजी संपत्ति सीमित रूप से बनी रहती है। क्या होती है, निजी संपत्ति सीमित रूप से बनी रहती है। दूसरा है मार्क्सवादी समाजवाद। तो यह कार्ल मार्क्स के विचार पर आधारित है। इसमें वर्ग संघर्ष के माध्यम से पूंजीवाद को समाप्त कर श्रमिक वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के साधन लाने की बात कहती है। और तीसरा है क्या है, तीसरा क्रांतिकारी समाजवाद। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति को आवश्यक माना जाता है। क्या है, क्रांति को आवश्यक, यह मानता है, क्या मानता है, यह मानना है कि शोषण समाप्त करने के लिए तेज और व्यापक बदलाव जरूरी है। फैबियन समाजवाद। तो यह कार्मिक और शांतिपूर्ण सुधार के माध्यम से समाजवाद स्थापित करने की वकालत करता है। इसमें हिंसा और क्रांति की बजाय क्या सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
गांधीवादी समाजवाद। गांधीवादी समाज यह महात्मा गांधी के विचारों पर है। क्या थी? गांधीवादी जो समाजवाद थी ना, ये महात्मा गांधी के विचार पर है। इसमें अहिंसा, ग्राम स्वराज और स्वदेशी और समानता पर, मतलब कि इसमें एक समानता पर बल दिया जाता था। अहिंसा था, हिंसा नहीं था उसमें, अहिंसा था। और 6 नंबर है राज्य समाजवाद। तो इसमें है क्या? इसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था। मतलब इसमें जो भी उत्पादन हो उसका नियंत्रण राज्य पर होता था। सरकार ही आर्थिक गतिविधियों का संचालन करती थी, मतलब कि सरकार ही इसका आर्थिक गतिविधियों का संचालन करती थी। तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद समाजवाद के विभिन्न स्वरूप अलग अलग तरीके से समानता और न्याय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि अलग अलग तरीके से वो समानता और न्याय का प्रयास करते हैं। हालांकि इनके तरीके भिन्न हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना। मतलब इसका जो उद्देश्य है ना, समान और न्यायपूर्ण उन समाज का एक निर्माण करना है। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सेम ही है। तो यह वीडियो आज मैं यही समाप्त करती हूँ। ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द ही आप लोगों के लिए आएंगे। तो यह वीडियो आप लोग पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। जब तक आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे नहीं, आप लोग समझेंगे नहीं। धन्यवाद।